हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर से हम एक और नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात करेंगे, प्रायिकता सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए अगर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात करें तो देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्लासिकल अप्रोच की। और उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हमें डिस्कस करना है किस पे, स्टैटिस्टिकल अप्रोच पे। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए क्लासिकल अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं वो इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए, समान प्रायिकता के होने चाहिए, इक्वी लाइकली। फॉर एग्जाम्पल एक डाइस हमने थ्रो किया तो उस डाइस के जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 या फिर 6। और आप देख सकते हैं कि जितने भी आउटकम्स हैं सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, 1/6 है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वहां पर क्लासिकल अप्रोच का हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए छोटी क्लासेज में हम क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं। अब देखिए जब बात आती है स्टेटिस्टिकल अप्रोच की तो यहाँ पर देखिए स्टेटिस्टिकल डेटा हमें दिए जाते हैं और उन डेटा के बेस पर यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हमें बेसिक से समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, एक्सपेरिमेंट की। क्योंकि देखिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ इवेंट होती है और उस इवेंट के जो आउटकम्स होते हैं उन्हें हम रिजल्ट भी कह सकते हैं, केसेस भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए हर बात को यहाँ पर बारीकी से समझना है। एक्सपेरिमेंट, इवेंट एंड रिजल्ट। प्रयोग क्या होता है, घटना क्या होती है इवेंट, और परिणाम क्या होते हैं, रिजल्ट्स। और देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अगर समझना है तो हर बात पर आपको फोकस करना पड़ेगा बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक बात को यहां पर हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो देखिए यहां पर एक्सपेरिमेंट जो होता है, देखिए प्रयोग जो होता है, एक्सपेरिमेंट तो हम देखिए बहुत से एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। हम फिजिक्स लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और केमिस्ट्री लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में भी हम किसकी बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो रेंडम होता है, रेंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। तो देखिए यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, रेंडम एक्सपेरिमेंट। और जो जनरली हम बहुत सारे प्रैक्टिकल हम करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स लैब में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए वहाँ जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ जो भी आउटकम होता है देखिए वो पहले से ही हमें पता होता है। वहाँ देखिए सर्टेन कंडीशन हमें मिलती है, निश्चित स्थिति के साथ हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम केमिकल, दो केमिकल आपस में मिला रहे हैं, लिक्विड हम मिला रहे हैं, तो आउटपुट में किस तरह का कलर हमें मिलेगा, तो ये सब बातें हमें पहले से पता होती है। तो वहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी 100% होती है। लेकिन यहाँ रेंडम एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये पता नहीं कि आउटकम क्या होगा, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो देखिए रेंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो हम जज नहीं कर सकते, उसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हम वहां पर निश्चितता के साथ ये नहीं कह सकते कि यही आने वाला है। तो देखिए रेंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे हम कोई कॉइन को हम थ्रो करें तो कॉइन को टॉस करने के बाद देखिए हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये हमें पहले से पता नहीं होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखिए इस तरह के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो होते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट। डाइस को हम थ्रो करें तो देखिए डाइस को अगर हमने फेंका, है ना, पासे को उछाला, तो उस पर देखिए 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है, ये पहले से हमें पता नहीं होता। तो देखिए जिसका हम पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो होते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। तो पासा उछालना क्या है, एक रेंडम एक्सपेरिमेंट है। और उसके अलावा देखिए अगर हम किसी कॉइन को थ्रो करें, है ना, तो वो भी क्या है, देखिए एक रेंडम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री में हम प्रैक्टिकल लैब में हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो रेंडम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखिए हम इवेंट की हम बात करते हैं, ये इवेंट होती क्या है। देखिए जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के साथ साथ कुछ इवेंट हो जाती है। उस एक्सपेरिमेंट पे कुछ, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम एक डाइस को अगर हम थ्रो करें तो वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन देखिए डाइस पे 2 से बड़ा नंबर आना, 3 से छोटा नंबर आना, तो ये सब क्या है, इवेंट्स हैं। अब इवेंट्स देखिए कितने ही तरीके से हो सकती है। जैसे 2 से बड़े नंबर की बात करें तो देखिए 3, 4, 5, 6 इवेंट इस तरह से भी हो सकती हैं। और देखिए अगर हम बात करें 5 से बड़ा नंबर आना तो इवेंट इस तरह से भी हो सकती है। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इवन नंबर आना, सम संख्या आना, तो 2, 4, 6, विषम संख्या आना, ओड नंबर 1, 3, 5। तो देखिए एक डाइस का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे हम थ्रो करते हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसकी बहुत सारी इवेंट्स इस तरह से हो सकती हैं। और अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो जो इवेंट होती है उस इवेंट के बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इवन नंबर आने की इवेंट की बात करें तो उसके 3 रिजल्ट हैं, 2, 4, 6। ओड नंबर की इवेंट की बात करें तो उसके 3 रिजल्ट है, 1, 3, 5। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग, घटना और परिणाम, एक्सपेरिमेंट, इवेंट एंड रिजल्ट्स, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी की हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ इवेंट्स होती है और उस इवेंट्स के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अब रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे वो इवेंट पे डिपेंड करेगा, और इवेंट कैसी होगी वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। तो देखिए एक हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बेस पर हम इन तीनों शब्दों को समझेंगे। देखिए पासा उछालना, हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करा तो वो क्या हुआ, देखिए वो एक प्रयोग हुआ, एक्सपेरिमेंट। तो देखिए पासा उछालना एक प्रयोग है। और देखिए पासे पर सम संख्या आना, पासे पर सम संख्या आना, सम संख्या, इवन नंबर। तो देखिए पासे पर अगर इवन नंबर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इवेंट। क्या है, देखिए एक घटना है। तो पासे पर यहां पर देखिए सम संख्या प्राप्त होना एक घटना हो जाएगी, और उसके कितने परिणाम होंगे, जिसके 3 परिणाम। टू, 4, 6 होंगे। तो देखिए एक ही लाइन में आपको इनमें जो भी डिफरेंस है वो पता लग गया होगा। ये लीजिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जब भी हम देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी को समझते हैं, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट, इवेंट और रिजल्ट की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल से यहाँ हम इन तीनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। जैसे हम डाइस को थ्रो करेंगे वो हो गया एक्सपेरिमेंट, और उस डाइस पे देखिए एक इवन नंबर आना, एक सम संख्या आना क्या हो गई, एक घटना हो गई, इवेंट हो गई। और उस घटना के कितने परिणाम हैं, उस घटना के 3 परिणाम है, 2, 4 या फिर 6। तो देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब जब देखिए हम इन तीनों के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं देखिए सैंपल स्पेस की, प्रतिदर्श समष्टि की। तो देखिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, इवेंट हो गई, और उसके कुछ रिजल्ट्स हमें मिले। तो देखिए जो रिजल्ट्स मिले वो कितने मिले, हाउ मेनी रिजल्ट्स, कितने रिजल्ट्स हमें मिले, कितने परिणाम हमें मिले। तो जितने भी रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स को देखिए हम आउटकम्स भी कह सकते हैं, है ना।
स्थितियां भी कह सकते हैं, कुल स्थितियां, है ना। एक एक्सपेरिमेंट किया, एक इवेंट हुई, उसकी ये स्थितियां हैं, ये आउटकम्स हैं, है ना। तो यहाँ कुछ भी आप कह सकते हो। तो रिजल्ट्स जो हमें मिले हैं, जितने भी रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, तो उनको हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे, समुच्चय के रूप में लिखेंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं, देखिए प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो देखिए सैंपल स्पेस में किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम आ जाते हैं। तो सभी संभावित परिणामों का जो समुच्चय होता है उसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। तो देखिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट सेट टू बी सैंपल स्पेस। तो देखिए अब हम यहां पर बात करेंगे प्रतिदर्श समष्टि की। देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है उस पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अगर समझना है तो हर एक छोटी छोटी बात को आपको समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, प्रयोग हमने किया, उसमें कुछ इवेंट्स होगी और कुछ रिजल्ट्स होंगे। तो किसी प्रयोग के जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, उनका हम एक सेट बना लेंगे, एक समुच्चय बना लेंगे। तो वही होगा सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। तो लिखें आप, किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, सेट, सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस प्रयोग का क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस हम कहते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करें एग्जाम्पल की। तो देखिए एग्जाम्पल में हम क्या लें, देखिए एक डाइस हमने थ्रो की। अब देखिए यहाँ सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सैंपल स्पेस अगर हमें मिल जाए तो हम इजीली हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सैंपल स्पेस में हमें टोटल आउटकम्स लिखने होते हैं, किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम हम लिखते हैं। तो देखिए एक पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी को हम बिल्कुल बेसिक से हम ले रहे हैं, एक एक छोटी छोटी बातें हमें यहाँ पर समझना है, और सिंपल टू हार्ड, हम सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे सैंपल स्पेस का, एक एग्जांपल लेंगे। तो देखिए पासा उछालने पर, और पासा कितने डाइस, केवल एक। देखिए एक पासा उछालने पर, देखिए जैसे ही हम एक पासा उछालेंगे, और देखिए ये जो सैंपल स्पेस होता है इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, है ना, जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। चलिए ये बात भी हम लिख लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को सामान्यतया कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है। तो सैंपल स्पेस को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन देखिए छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे हम एक डाइस थ्रो करेंगे, तो यहाँ पर इस डाइस के जितने भी आउटकम्स होंगे, जितने भी रिजल्ट होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उनका हम एक सेट बना लेंगे। तो एक पासा उछालने पर जो सैंपल स्पेस होगा, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर एक आउटकम हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, वो 6,
तो फिर ये सैंपल स्पेस नहीं बनेगा। सैंपल स्पेस में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जितने भी संभावित परिणाम होते हैं, वो समस्त संभावित परिणाम इसमें आना चाहिए और उन्हीं का जो समुच्चय होता है उसी को तो कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। इसलिए हम 6 को भी नहीं छोड़ सकते। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हमें लेने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी वो होगा सैंपल स्पेस। चलिए, एक पासा उछाला, सैंपल स्पेस इस तरह से बना। हम 2 पासे उछालें, सैंपल स्पेस किस तरह से बनेगा? 3 पासे उछालें, 4 पासे उछालें, बहुत सारे डाइस हम उछाल सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक की जगह इस बार हम 2 पासे उछाल देते हैं। जैसे ही हम 2 पासे उछाल लेंगे तो 2 जगह देखिए हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि यहाँ क्या मिला है, वहां क्या मिला है। तो एक एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट में एक साथ 2 डाइस थ्रो किए गए हैं, 2 पासे उछाले गए हैं। जैसे हमने 2 पासे उछाले तो देखिए पहले पासे पे 1 मिला तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो देखिए 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, तो देखिए 1 के साथ क्या आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब हम 2 पासों को थ्रो करेंगे तो 2 पासे उछालने पर जो सैंपल स्पेस होगा, तो देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, और इस तरह से देखिए 1 के साथ 3, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए इसके बाद देखिए 2 के साथ 1, 2, 2, इस तरह से देखिए यहाँ पर 2 के साथ 6 हमें मिल सकता है। और देखिए 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, और आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर देखिए 6, 1, 6 के साथ हमें 2 मिल सकता है, और देखिए 6 के साथ हमें 6 भी मिल सकता है। क्योंकि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी संभावित परिणाम हैं, वो सब हमें किस में लिखने पड़ेंगे? एक समुच्चय में, सेट में, तब जाके वो बनेगा सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी संभावित परिणाम हमने निकाल लिए हैं और ये टोटल 36 होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पासे पर, एक डाइस पर कितने रिजल्ट होते हैं? पहले डाइस पर 6 और दूसरे पर भी 6, टोटल कितने हो गए? तो यहाँ पर देखिए हमने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, क्रमचय और संचय सिद्धांत में गणना का आधारभूत सिद्धांत हमने देखा है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग। तो वहां पर देखिए हम क्या करते हैं, जहां पर एंड वाली बात आ जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, और जब और वाली बात आ जाती है तो हम प्लस की बात करते हैं। तो देखिए पहले डाइस पे कितने रिजल्ट्स हैं? फर्स्ट पे 6 एंड सेकंड पे कितने हैं? 6, तो 6 इंटू 6। तो ये सब देखिए, ये सब 11th स्टैंडर्ड की बातें हैं, जब हमने वहां पर देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन थ्योरी हमने समझी थी। तो देखिए वक्त के साथ हम उन्हें भी देखेंगे, जब जब इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इनके जो भी मेन कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हमने क्या किया, देखिए एक सेट के भीतर हमने लिखा है इस तरह से, यही है सैंपल स्पेस। और देखिए यहाँ पर हम कॉइन की बात भी कर लेते हैं। ये लीजिए, अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक कॉइन हम उछालेंगे। एक सिक्का उछालने पर, जैसे ही हम एक सिक्का उछालेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई ना कोई इवेंट होती है ना, और फाइनल में हमें कोई ना कोई रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो जितनी भी इवेंट्स हो सकती है, सभी के जो भी आउटकम्स है वो तो आप सैंपल स्पेस में लिख लीजिए। तो सिक्का उछालेंगे तो हेड हमें मिलेगा या फिर टेल हमें मिलेगा, हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। चलिए अब हम 2 सिक्के उछाल लेते हैं। जैसे ही हम 2 सिक्के उछालेंगे तो यहां भी देखिए हमें एक सैंपल स्पेस मिलेगा। तो देखिए 2 सिक्के उछालने पर जो सैंपल स्पेस होगा, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो किस तरह से होंगे? देखिए 2 सिक्के हमने उछाले, 2 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, तो एक पे हेड आया तो दूसरे पे टेल आ सकता है।
एक पे टेल तो दूसरे पे हेड, दोनों पे हेड या दोनों पे टेल, इसके अलावा पांचवी कोई स्थिति नहीं होगी। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पर? टोटल 4। तो यहाँ पर देखिए हेड के साथ हेड आ सकता है, टेल के साथ टेल आ सकता है, और यहाँ पर हेड के साथ टेल या फिर टेल के साथ हेड। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर टोटल जो आउटकम्स हैं वो 4 है, और 2 सिक्के उछालने पर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो यही बनेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस बना लिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे जनरल। तो देखिए जब हमने एक सिक्का उछाला था तो हमें कितने रिजल्ट हमें मिले थे? हमें 2 रिजल्ट हमें मिले थे। जब हमने यहाँ पर 2 सिक्के उछाले तो हमें कितने रिजल्ट मिले? 4 रिजल्ट हमें मिले। तो देखिए इस तरह से अगर हम 3 सिक्के उछाले, 4 सिक्के उछाले, तो जनरल बात करेंगे अगर n कॉइन थ्रो किए जाएं, n सिक्के उछाले जाएं, तो ऐसी कंडीशन में हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे? सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हमें मिलेंगे? और ये जो सैंपल स्पेस है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सैंपल पॉइंट कहलाते हैं, प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी है, लिखें आप, नोट कीजिए। हम n सिक्कों की हम बात कर रहे हैं, n सिक्के उछालने पर जितने भी जो परिणाम होंगे वो होंगे देखिए 2 की पावर n सिक्के उछालने पर कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स। तो देखिए n सिक्के हमने देखिए थ्रो किए, n सिक्के हम टॉस कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो जितने भी आउटकम्स होंगे वो कितना होंगे? देखिए 2 की पावर 2। तो देखिए परमुटेशन थ्योरी से हम इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की पावर n है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो n की जगह हम 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 2। और 2 रिजल्ट हमें मिलेंगे, 2 आउटपुट मिलेंगे, एक हेड और एक टेल। अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, 2 सिक्के उछालेंगे तो n की जगह हम 2 रखेंगे, और 2 की पावर 2 होता है 4, और हमें 4 आउटकम्स इस तरह से मिले थे। और इसी तरह देखिए अगर हम n की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, 3 सिक्के उछालें तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8। और 8 किस तरह से होंगे? देखिए हेड के साथ देखिए, अब 8 स्थितियां हमें लिखनी है। यहाँ पर 3 सिक्के उछाल रहे हैं हम, कितने सिक्के उछाल रहे हैं? 3 कॉइन हमने उछाल दिए। तो वहां पर देखिए टोटल 2 की पावर 3 से हमें 8 कंडीशंस हमें मिलेगी। तो देखिए हमें 8 के 8 परिणाम हमें लिखने हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्या कि आप सिक्वेंसली आप लिखें और उसमें भी थोड़ा लॉजिकली लिखना सीखें। तो देखिए जब हम 3 सिक्के हम उछालेंगे तो हम बात करें देखिए नंबर ऑफ हेड की। तो देखिए नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं? 3 सिक्के उछाले तो नंबर ऑफ हेड्स या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या एक हेड आएगा, या फिर 2 हेड आएंगे, या फिर 3 हेड आएंगे। इससे ज़्यादा हेड नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोई हेड नहीं आएगा। तो देखिए कोई भी हेड नहीं है तो तीनों क्या होंगे? टेल। अब देखिए एग्जैक्ट 1 हेड वाली कंडीशन हमें चाहिए। यहाँ पर देखिए ये तो 0 हेड, कोई भी हेड नहीं है इसमें, है ना। अब हम बात करेंगे एग्जैक्ट 1 हेड वाली। ठीक ठीक एक हेड आ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? एग्जैक्ट 1 हेड का मतलब यहाँ पर देखिए वो जो हेड आया है वो पहले कॉइन पे आ सकता है, या फिर दूसरे कॉइन पे आ सकता है, या फिर तीसरे कॉइन पे आ सकता है। तो देखिए जो हेड होगा, हेड या तो पहले कॉइन पे आएगा, या फिर दूसरे कॉइन पे आएगा, या फिर तीसरे कॉइन पे आएगा। तो देखिए ये जो कंडीशंस हैं ये एग्जैक्ट 1 हेड वाली कंडीशन है। ये नो हेड, कोई हेड नहीं है, एग्जैक्ट 1 हेड। तो देखिए एग्जैक्टली 1 हेड यहां पर हमें मिला। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक ठीक 2 हेड आ जाएं तो देखिए एग्जैक्ट 2 हेड है और कॉइन 3 बार उछाला गया है तो एक टेल आएगा। जब 2 हेड हैं तो एक टेल है। तो देखिए वो टेल जो है कहां आ सकता है? पहले कॉइन पे, या फिर दूसरे कॉइन पे, या फिर तीसरे कॉइन पे। तो ये जो कंडीशंस हैं एग्जैक्ट 2 हेड वाली कंडीशन है। और अब हम बात करेंगे देखिए एग्जैक्ट 3 हेड। तो ये रही। तो देखिए इस तरह से यहां पर 4 केसेस हमें मिले। 3 सिक्के यहां पर उछाले गए हैं,
तो एग्जैक्ट मतलब कोई हेड नहीं आए तो ऐसी एक ही कंडीशन होगी, और एग्जैक्ट 1 हेड का मतलब यहाँ पर 3 केसेस हमें मिलेंगे, एग्जैक्ट 2 हेड के इतने मिलेंगे, और एग्जैक्ट 3 हेड के हमें केवल एक ही केस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर एन कॉइन एक साथ उछाल दिए जाएं, ये तो 3 कॉइन की बात थी, एन सिक्के अगर एक साथ उछाल दिए जाएं तो एग्जैक्ट 3 हेड वाली कितनी कंडीशन होगी, एग्जैक्ट 2 हेड वाली कितनी कंडीशन होगी, है ना, एग्जैक्ट 5 टेल वाली कितनी होगी, और एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 चीत आ जाएं, कम से कम 2 पट आ जाएं, अधिक से अधिक 3 पट 3 चीत, है ना, 3 हेड 3 टेल। तो इस तरह के केसेस देखिए आपको निकालना आना चाहिए, इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कितने ऐसे केसेस होंगे। चलिए तो देखिए वो बात भी हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि एक सिक्के को उछालते हैं तो 2 रिजल्ट मिलते हैं, 2 सिक्के उछालेंगे तो टोटल आउटकम से 4 हो जाएंगे, 3 होंगे तो 8 हो जाएंगे, 4 होंगे तो 16। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, पासे की। चलिए पासा भी हम उछाल लेते हैं, और देखिए ये तो एक जनरल एक्सपेरिमेंट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी को समझने के लिए, डाइस और कॉइन, ये तो एक जनरल एक्सपेरिमेंट है, तो इनको तो समझना ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे मिलते हैं। सेकंड, एन पासे हम उछाल देते हैं, एन पासे उछालने पर देखिए एन पासे उछालने पर जो टोटल आउटकम्स होंगे, तो देखिए टोटल आउटकम्स कितने होंगे, देखिए हमने 2 पासे उछाल लेते हैं तो एक पासे पर टोटल 6 रिजल्ट होते हैं, और दूसरे पासे पर भी कितने होते हैं, 6 रिजल्ट, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाते हैं 36, 3 पासे हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम एन पासे की बात करेंगे तो ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो देखिए 6 की पावर एन से हम इसके टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर देखिए जब हम एन पासे उछालते हैं तो जो कुल स्थितियां जो हमें मिलती है, कुल केसेस कितने मिलते हैं, 6 की पावर एन। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए एक और हम स्पेशल रिजल्ट हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट। देखिए एन सिक्के उछालने पर, हम एन कॉइन हम यहां पर देखिए उछालेंगे, अब देखिए ये सब बातें मान के चलनी पड़ती है, अब सिक्के कहाँ से लाएं, कॉमन सी बातें हैं, थोड़ा सा आपको इमेजिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। हमने एन कॉइन उछाल दिए हैं, कितने कॉइन हैं, एन। अब एन कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एन का मान 10 भी हो सकता है। हमने सिक्के उछाल दिए, सिक्के उछालने के बाद क्या होगा, जो भी आउटकम्स होंगे, जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो हेड और टेल की फॉर्म में होंगे, है ना। और कितने हेड हैं कितने टेल हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो कुछ रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, उन्हें हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें जैसे एन कॉइन हमने उछाले तो मैक्सिमम एटमोस्ट कितने हेड आ सकते हैं, अधिक से अधिक एन हेड आ सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर ऑफ हेड्स, है ना। हेड, हेड को हम क्या कहते हैं, देखिए चित हम कहते हैं, और टेल को हम क्या कहते हैं, पट हम कहते हैं, है ना। अपना वक्त आएगा तो चित भी अपना होगा, पट भी अपना होगा, है ना, इस तरह की देखिए बहुत से डायलॉग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेड का मतलब चित और टेल का मतलब पट, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, हर छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, एक सिक्के अगर हमने उछाले तो जो हेड होंगे, अधिकतम चित कितने आ सकते हैं, तो देखिए हेड की अधिकतम संख्या एटमोस्ट कितने हेड्स हो सकते हैं, एन, इससे ज्यादा तो आएंगे नहीं, क्योंकि सिक्का अगर 2 बार उछालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आएंगे, कॉमन सी बात है। अब एन सिक्के उछाले तो यहाँ पर देखिए एटमोस्ट कितने हेड हो सकते हैं, अधिक से अधिक एन हेड हो सकते हैं, और देखिए एटलीस्ट कितने हेड हो सकते हैं, कम से कम कितने हेड हो सकते हैं, 0, 0 हेड भी आ सकते हैं। जब हर एक स्थिति में अगर टेल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ हेड्स कितने मिले, 0, है ना, चीतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अब यहां पर देखिए हमें चाहिए एग्जैक्ट 0 हेड वाली कंडीशन, जिसपे एक पे भी हेड ना आए। तो देखिए यहां पर एग्जैक्टली 0 हेड की हम बात करेंगे,
एग्जैक्टली वन हेड, ठीक एक चित आना। एक हेड वाली कंडीशन हम देखेंगे। स्थितियां, तो देखिए ठीक एक हेड आ जाए, एग्जैक्टली वन हेड आ जाए, उसकी कितनी कंडीशंस होगी। तो देखिए कॉम्बिनेशन थ्योरी का हम यहां पर यूज करेंगे। और यहां पर देखिए एन सिक्के हमने उछाले, तो एन सिक्कों को उछालने पर हमें चाहिए एग्जैक्टली वन हेड। तो एक हेड, ठीक ठीक एक हेड आ जाए, ऐसी कंडीशन हमें देखनी है। तो एग्जैक्ट वन हेड वाली कितनी कंडीशन होगी, देखिए एन सी वन। और यहां पर देखिए कोई भी हेड ना आए, नो हेड, तो ऐसी कंडीशन में हम एन सी जीरो का हम यूज करेंगे। देखिए बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन देखिए हम जो भी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं तो बिल्कुल बेसिक से हमें लेना चाहिए, है ना, पढ़ने का तभी मजा आता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वन हेड वाली कंडीशन इतनी होगी, और कोई भी हेड नहीं आने की। हेड का मतलब क्या होता है, देखिए इसे हम चित्त भी कहते हैं। तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जिसमें एक भी हेड नहीं है, कोई भी हेड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी एन सी जीरो, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो सबको पता है एन सी जीरो कितना होता है, देखिए वन होता है। और यहाँ पर देखिए ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा, वो एक ही कंडीशन होगी। वो कंडीशन कौन सी होगी, सभी में टेल आ जाए। तो जब सभी में टेल आ जाएगा तो फिर वहां पर हम नंबर ऑफ हेड्स की बात करेंगे, तो एक ही कंडीशन हमें मिलेगी, है ना, कोई भी हेड नहीं होगा वहां पर, है ना, जीरो हेड होगा। तो जीरो हेड वाली कंडीशन यहाँ पर वन होगी, और एग्जैक्ट वन हेड वाली इतनी कंडीशन होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जैक्ट टू हेड वाली। ठीक, तो देखिए दो हेड वाली स्थितियां कितनी हैं, वो हो जाएगी यहाँ पर NC2, और इसी तरह इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो लास्ट में हमें एग्जैक्ट एन हेड वाली कंडीशन हमें मिलेगी। ठीक एन हेड वाली स्थितियां कितनी हो जाएगी, NCN, ये भी कितना होता है, देखिए वन, और ये भी कितना था यहाँ पर वन। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली एन हेड आ जाए, तो देखिए यहाँ पर एक ही तो कंडीशन होगी, सभी पे क्या हो जाए, हेड आ जाए। तो देखिए ये कॉमन सी बात है, हमने 10 सिक्के एक साथ उछाले, तो उनमें ऐसी कितनी स्थितियां होंगी जिसमें एग्जैक्टली 4 हेड हो, तो वो हो जाएगा 10C4। और देखिए यहाँ पर हेड की जगह टेल की अगर हम बात करें, तो टेल के रिजल्ट्स भी ऐसे ही होंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी टेल नहीं होने की जो आउटकम्स है वो कितने हैं, NC0। और यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट वन टेल की अगर हम बात करें, तो एग्जैक्ट वन टेल वाली इतनी कंडीशंस होगी, है ना। और यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट टू हेड वाली इतनी कंडीशंस होगी। और देखिए अब हम बात करें यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा सा देखिए हम इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। कम से कम जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक पर्टिकुलर केस लेता हूँ, जैसे कम से कम 3 हेड वाली स्थितियां, ऐसे भी तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें वो कंडीशन देखनी है एटलीस्ट 3 हेड वाली। अब देखिए एटलीस्ट 3 हेड, एक होता है एटमोस्ट 3 हेड, है ना, अधिक से अधिक 3 हेड आ जाए या कम से कम 3 हेड हो। तो देखिए जब कम से कम 3 हेड वाली हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर देखिए कम से कम में तो देखिए यहाँ पर 3 तो लाना ही है। तो देखिए 3 हेड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं,
मैक्सिमम कोइन को हमने कितनी बार, यहाँ पर देखिए कितने कोइन उछाले गए हैं, टोटल n, तो अधिकतम यहाँ पर कितना होगा, मैक्सिमम n हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें एटलीस्ट 3 हेड चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ये लीजिए, तो एग्जैक्ट 3 हेड वाली कंडीशंस भी आ जाएगी। इसको देखिए थोड़ा सा स्पेस हमें मैनेज करना पड़ेगा। ये लीजिए NC3, NC4 और NC5, और लास्ट में हम कहाँ तक बढ़ेंगे, NCN तक। ये देखिए बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। जब भी हम सिक्के को n बार उछालें और हमें ये ज्ञात करना हो कि कम से कम 3 हेड वाली कितनी स्थितियां हैं, एटलीस्ट 3 हेड वाली कितनी कंडीशंस हैं, तो वो ये होगी। क्योंकि कम से कम 3 का मतलब ज़्यादा भी तो हो सकता है, 3 हेड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अप टू n तक भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक और बात करेंगे, अधिक से अधिक, ठीक है। तो ये देखिए ये सब आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट केस हम लेंगे, अधिक से अधिक 3 हेड वाली स्थितियां। तो देखिए एटमोस्ट 3 हेड्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधिक से अधिक 3 हेड आ जाए। अब देखिए अधिक से अधिक 3 तो कम से कम कितना, जब अधिक से अधिक 3 है तो कम से कम 0 भी है, ध्यान रखना। तो देखिए अधिक से अधिक एटमोस्ट 3 हेड तक हमें पहुंचना है। तो देखिए n बार सिक्का उछाला, n में से कोई भी हेड हमें नहीं मिला, अधिक से अधिक में ये भी काउंट होगा। और देखिए NC 0 भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है, और 2 हेड भी हो सकते हैं, और देखिए 3 हेड भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए अधिक से अधिक 3 हेड वाली स्थितियां। ये लीजिए, तो देखिए एटलीस्ट 3 हेड की बात कही जाए तो ऐसे टोटल आउटकम्स इतने होंगे, और एटमोस्ट 3 हेड्स की बात की जाए तो फिर यहाँ टोटल आउटकम्स इतने होंगे। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन देखिए इसमें कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर देखिए बिल्कुल बेसिक से हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिक्के उछाल लिए, हमने पासे उछाल लिए, हमने सैंपल स्पेस हमने बना लिया। सैंपल स्पेस किस तरह से बनते हैं ये सब हम देख चुके हैं। सैंपल स्पेस के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट, प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। तो देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होता है तो उसका सैंपल स्पेस बनाना आपको आना चाहिए। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका एक समुच्चय हम बना लेते हैं, जितने भी संभावित परिणाम हमें मिलते हैं तो उनको हम एक समुच्चय में लिख लेते हैं, तो वो क्या होता है, सैंपल स्पेस। और उसके बाद देखिए सिक्के उछालते हैं, पासा उछालते हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। एक सिक्का उछाला उसमें कितनी स्थितियां होगी कि ठीक 1 हेड होगा तो वो तो 1 ही होगी। 10 सिक्के उछाले तो ऐसी कितनी स्थितियां हैं कि उसमें ठीक 3 हेड आ जाएं या 3 टेल आ जाएं। तो यहाँ पर ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ ये सब मैंने हेड के लिए लिया है, आप ये सब केसेस टेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे, देखिए हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हमने स्टार्ट किया तो हमने क्लासिकल अप्रोच की बात की, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल अप्रोच की हमने बात की, और सबसे पहले यहाँ पर बात आती है एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हमें जो आउटकम जो मिलता है, उसका जो भी हमें रिजल्ट मिलता है हमें पहले से पता नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए हम अनुमान लगाते हैं। जब हम अनुमान लगाते हैं तो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, वही प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर देखिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ इवेंट्स होती है, तो बात करते हैं हम इवेंट की। तो इवेंट की डेफिनेशन क्या है, तो चलिए इसके बाद जो हमारा टारगेट है वो है देखिए इवेंट, घटना। देखिए इवेंट होती क्या है, यहां पर देखिए हम एक डाइस की हम बात करेंगे। देखिए पासा बहुत आसान एग्जांपल होता है समझने के लिए, तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं तो या तो पासा उछालते हैं या सिक्का उछालते हैं, ये समझने में आसान होता है
है ना। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि बार बार पासे उछाले जा रहे हैं, क्या करें। ये पासा उछालना हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि पासा सबसे आसान एग्जाम्पल होता है। अब देखिए यहां पर हम एक पासा हम उछाल देते हैं, तो देखिए पासा उछालने पर जो सैंपल स्पेस बनेगा, चलिए पूरे ही लिख लेते हैं, सभी एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, टोटल 6 ही तो हैं। तो यहां पर देखिए जैसे ही हमने एक पासा उछाला, सैंपल स्पेस हमें इस तरह से हमें मिला है। अब देखिए यहां पर हम रेंडमली बहुत सारी इवेंट्स यहां पर लेंगे। देखिए बहुत सारी इवेंट्स यहां पर मैं डिफाइन करता हूं। जैसे सपोज कीजिए 5 से बड़ा नंबर आ जाए, तो 5 से बड़ा नंबर आने की जो इवेंट होगी, 5 से बड़ा नंबर, तो 5 से बड़े में देखिए ओनली 6। अब देखिए हम और भी इवेंट्स यहाँ पर देखिए निकालेंगे इसमें से। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें 4 से बड़ा नंबर आ जाए, E2 किसे यहाँ डिनोट करेगा, E2 का मतलब है 4 से बड़ा नंबर आना। तो देखिए वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक इवेंट और ले लेते हैं, एक इवेंट हम और ले लेते हैं। वो है देखिए जैसे E1 नंबर आना, सम संख्या आने की घटना 2 4 6। एक इवेंट और ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम विषम संख्या आने की घटना। तो विषम संख्या आने की घटना क्या हो जाएगी, 1 3 5 ना। इवेंट ऑफ इवन नंबर, इवेंट ऑफ ओड नंबर, तो ये तो ओड नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए। तो देखिए ऐसे हम बहुत सारी इवेंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। और देखिए जो भी इवेंट होती है वो एक सेट की फॉर्म में लिखी जाती है समुच्चय के रूप में। अब देखिए जो इवेंट है वो कहाँ से हमें मिली है, जितनी भी इवेंट्स, आप चाहे कोई सी भी इवेंट बना लीजिए। यहाँ पर देखिए एक इवेंट हम और बना लेते हैं, आप कोई सी भी इवेंट बनाएं। जैसे एक पासा हमने उछाला, सैंपल स्पेस तो ये रहा। पासा उछालने पर 6 से बड़ा नंबर आना, पासा उछालने पर 6 से बड़ा नंबर आना, तो 6 से बड़ा नंबर आना, ये लीजिए एक भी नहीं मिलेगा हमें, तो इसे कहेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। इसको भी हम देखिए वक्त के साथ समझेंगे। एंड डिनोटेड बाय 5, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 5 से। और देखिए ये तो हो गया 6 से बड़ा अंक आना। अब हम बात करेंगे एक और इवेंट हम ले लेते हैं, छठी इवेंट हम ले रहे हैं। और इवेंट हम किस तरह से ले रहे हैं, एक पासा उछाला गया है 7 से छोटी संख्या आना, है ना, नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर आना, 7 से छोटी संख्या आनी। तो देखिए एक पासा उछालने पर 7 से छोटी संख्या कौन कौन सी आ सकती है। तो यहां पर देखिए ये वाली जो इवेंट है ये तो बिल्कुल एस के इक्वल हो गई। तो ये जो इवेंट है ये होती है सर्टेन इवेंट। तो जो सैंपल स्पेस होता है वो सर्टेन इवेंट होती है, एक निश्चित घटना होती है। क्योंकि देखिए पासा उछाल लीजिए, ये तो आना ही है ना। और इस पर जैसे हम कोई से शर्त लगाते हैं तो वो हमेशा हम जीतते हैं, है ना, कि लगी शर्त इस पे 7 से छोटा नंबर आएगा, पासा उछाला हम जीत जाएंगे। अरे 7 से छोटा तो आना ही है ना, 7 से छोटा तो आएगा, क्योंकि ये निश्चित घटना है। जब भी शर्त लगाएं तो इस पे लगाएं, 100% आप जीतोगे, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट, इस पे कभी शर्त मत लगा लेना, है ना। पासा उछालने पर 6 से बड़ा अंक आएगा, लगी शर्त, अरे कैसे आएगा, 6 से बड़ा आ ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो देखिए जितनी भी हमने इवेंट्स यहाँ पर निकाली, ये रही इवेंट्स। कितनी इवेंट्स हमने देखी, देखिए 5 से बड़ा आना, 4 से बड़ा, सम संख्या आना, विषम संख्या आना, 6 से बड़ा नंबर आना, 7 से छोटा नंबर आना। तो बहुत सारी इवेंट्स यहाँ पर हमने देखी, एक्सप्लेन की। अब ये सब जो इवेंट्स हैं ये कहाँ से हमें मिली है, ये सब इससे हमें मिली। देखिए आप जितनी भी इवेंट्स है सभी तो इनका सबसेट है। ऑल इवेंट्स आर सबसेट ऑफ एस। सैंपल स्पेस की क्या है, ये उपसमुच्चय है। ये जितनी भी इवेंट्स हैं इस सैंपल स्पेस के ही तो उपसमुच्चय हैं। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय क्या होती है, एक घटना होती है। और यही इवेंट की डेफिनेशन है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सेट टू बी एन इवेंट। तो लिखें आप इसकी डेफिनेशन, बिल्कुल आसान सी बात है। तो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा वही क्या होगी, इवेंट। किसी प्रतिदर्श समष्टि, लिखे प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या कहलाती है, घटना कहलाती है।
अब इसके तो क्या एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। जो भी सैंपल स्पेस होता है उसका एक सबसेट आप ले लीजिए, वही होगी इवेंट। और देखिए बहुत सारी इवेंट्स मैंने आपको बताई थी। अब देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी होगी, यदि सैंपल स्पेस जितने उसके सबसेट होंगे। अगर हम सेट थ्योरी की बात करें समुच्चय सिद्धांत की, तो सैंपल स्पेस में यहाँ पर पासा उछालते हैं तो उसमें कितने आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए पासा उछालने पर कितनी घटनाएं घट सकती है, एक पासा उछालने पर कितनी घटनाएं घट सकती है, कितनी इवेंट्स हो सकती है, हाउ मेनी इवेंट्स। तो यहाँ पर देखिए कितनी इवेंट्स होगी, तो जितने इसके सबसेट होंगे। यहाँ पर देखिए हम एक सबसेट को क्या देख रहे हैं, जितने भी सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या हैं, वो सब इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन सी बात है, इसके जितने सबसेट होंगे, इसके जितने उपसमुच्चय होंगे उतनी ही घटनाएं यहाँ पर होगी। तो इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, तो देखिए 2 की पावर 6 कितने हो सकते हैं, देखिए 2 की पावर 6। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6 इवेंट्स हो सकती है, जिसमें देखिए या तो पासे पर 1 और 2 आ जाए, या फिर 1 3 आ जाए, या फिर 1 3 5 आ सकता है, या फिर 1 4 6 आ सकता है, या फिर देखिए कुछ भी नहीं आएगा, या फिर सबके सब आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से 64 टोटल कितनी इवेंट्स यहाँ पर हो सकती है, 64। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स हो गई। जब हम एक पासे पर, हम यहाँ पर देखिए एक पासे को हम उछालते हैं, एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी होगी, टोटल 64। कुल घटनाएं यहाँ पर 64 हो सकती है। तो देखिए इवेंट में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बिल्कुल बेसिक से हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं। सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बाद हमने इवेंट देखी, उसके बाद हमने रिजल्ट्स हमने देखे, क्या आउटकम्स हो सकते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है ना। पासा उछाले, सिक्का उछाले, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, इन सब बातों पर हमने डिटेल में हमने डिस्कस की है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हम इवेंट्स की बात करेंगे। डिफरेंट टाइप की इवेंट्स हमें यहाँ पर देखनी है। हमें बहुत सी इवेंट देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक सर्टेन इवेंट होती है, निश्चित घटना, एक इम्पॉसिबल इवेंट हमें देखनी है। डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, ये क्या होती है, अपवर्जी घटनाएं। और इसके अलावा देखिए निशेष स्थितियां हमें देखनी है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमें देखनी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखेंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स हम देखेंगे, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे। और उसके बाद देखिए बहुत सारे एग्जाम्स भी यहाँ पर हमें देखने हैं। एडिशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद बेस थ्योरम देखेंगे, बर्नौली एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बहुत कुछ है। हालांकि देखिए आने वाले 3-4 क्लास में ये सब हम कवर कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।